हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लैंडफॉर्म्स के बारे में। पिछले कुछ लेक्चर्स में अगर आपको याद हो हमने सोलर सिस्टम पढ़ लिया है। सोलर सिस्टम के बारे में हमने ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स देखे थे, उसके बाद लेयर्स ऑफ द अर्थ देखी थी, और लास्ट लेक्चर में हम लोग अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सुनामी जैसी बातें करके आ चुके हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? यानी लैंड पे बनने वाली फॉर्म्स। यानी लैंड पर अगर हम देखें, ज़मीन पर देखें, तो कितने अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ के फीचर्स मिलते हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दुनिया में जगह जगह जाके देखेंगे, क्या हर जगह आपको सेम चीज़ मिलेगी? क्या हर तरह सेम तरीके का लैंड मिलेगा? ऐसा तो नहीं है। कुछ इलाके जहाँ पर आपको इस तरह के माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पर आपको प्लेट्यूज मिलेंगे, और कहीं पर बिल्कुल प्लेन एरिया मिलेगा, कहीं पर आपको डेजर्ट मिलेगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन हमें वैरायटी ऑफ फीचर्स मिलते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे, वो है माउंटेन्स। तो सबसे पहले माउंटेन्स की बात करेंगे तो माउंटेन होता क्या है? तो माउंटेन होता है अर्थ की सरफेस से एक अपलिफ्टेड पोर्शन। ठीक है, अर्थ की सरफेस से एक अपलिफ्टेड पोर्शन, यानी अगर ये सरफेस ऑफ द अर्थ है तो इससे एक अपलिफ्टेड पोर्शन होगा, उसे माउंटेन कहेंगे। ठीक है, माउंटेन की जो हाइट होती है वो आप कह सकते हैं 2000 मीटर से भी ऊपर होती है। इसीलिए कैटेगराइज करते हैं, अगर किसी भी अपलिफ्टेड पोर्शन की अगर हाइट 2000 मीटर से कम है तो उसे हिल कह देते हैं। जनरली ऐसा होता है, अगर 2000 मीटर से कम हाइट है तो उसे हम हिल कह देंगे, और 2000 मीटर से ज़्यादा हाइट है तो उसे हम माउंटेन कह देंगे। ठीक है, ये माउंटेन का थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है। अब पहला सवाल आता है, माउंटेन्स कितने तरीके के होते हैं? तो माउंटेन्स जनरली अगर आप देखेंगे तो 4 तरीके के होते हैं। पहला कौन सा है? फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके हिमालयास। ठीक है, अल्प्स माउंटेन इन यूरोप, एंडीज माउंटेन इन साउथ अमेरिका। तो ये सब क्या है? ये सब फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। ये बने कैसे? ये इसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बनने का सीधा सा रीजन है, जैसे अगर आपको याद होगा हमने बात करा था अर्थक्वेक के टाइम पे, जैसे कि ये क्या है, ये प्लेट्स हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्लेट्स हैं, ये आपस में मूव करती हैं, तो इनके टक्कर की वजह से ही हमें वाइब्रेशन फील होता है, और उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो ये जो मूव करती हैं तो आपस में टकराएंगी तो कितनी तरह से टकरा सकती हैं? एक तरीका हो सकता है कि एक प्लेट ये हो, एक प्लेट ये हो, ये आपस में भिड़ जाएं बिल्कुल, इसको कहेंगे प्लेट कन्वर्जेंस। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि ये प्लेट इधर चली जाए, ये प्लेट इधर चली जाए, तो यहाँ पर एक क्रैक डेवलप हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? डाइवर्जेंस। और याद करिए, क्रैक को हमने क्या कहा था? फिजर इरप्शन। ठीक है, वहाँ फिजर इरप्शन होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? डाइवर्जेंस। ये प्लेट्स आपस में दूर चली जाएं। और एक तरीका हो सकता है कि ये प्लेट इधर जाए और ये प्लेट इधर आए, यानी कि ना ये दूर जा रही है ना ये पास जा रही है, बस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर आपको मिलेगा एक फॉल्ट, या इसको वैसे नाम देते ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, एनसीईआरटी की 9th क्लास की अगर आप किताब देखेंगे तो उसमें इन्होंने क्या नाम दिया? इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और यहाँ पर क्या बनता है? फॉल्ट बनता है। और कन्वर्जेंस से क्या बनता है? इसी प्लेट के कन्वर्जेंस से हमारा फोल्ड माउंटेन बनता है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन किससे बनता है? इसी तरह के प्लेट कन्वर्जेंस की वजह से। जैसे कि इधर आ जाइए आप, ये इमेज देखिए, एक प्लेट इधर मूव कर रही है, एक इधर मूव कर रही है, तो जब दो प्लेट्स टकराती हैं तो जो हैवी वाली प्लेट है वो क्या करेगी? नीचे डूब जाएगी। और जब वो प्लेट नीचे जाएगी तो इसका जो सेडिमेंट होगा, इस प्लेट का जो ये सेडिमेंट होगा वो क्या है? ऊपर निकल के आएगा, और वही क्या बना देगा? फोल्ड माउंटेन बना देगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं फोल्ड माउंटेन के। इसके साथ साथ एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो फोल्ड माउंटेन बनते हैं वो कंप्रेसिव फोर्सेस से बनते हैं। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्सेस कब होते हैं? जैसे अगर कोई ब्लॉक है, आप इसको ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश करें तो ये कंप्रेसिव फोर्सेस होंगे, और अगर इसे खींचने की कोशिश करें तो ये कौन से फोर्सेस होंगे? टेंसाइल होंगे। ठीक है, ये टेंसाइल हो गए, और ये कौन से फोर्सेस हो गए? कंप्रेस, जो कंप्रेस करने की कोशिश करें। कंप्रेस मतलब दबाना, तो कंप्रेस जो कर रहे हैं वो कौन से हो गए? कंप्रेसिव फोर्सेस। और यहाँ भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, ये और ये क्या हो लग रहे हैं?
कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे हैं। तो कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से आपको हिमालयाज बनते दिखेंगे। इसका सबसे बेस्ट तरीका आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक पेपर लिया, एक पेपर पे आप इधर से फोर्स लगाइए, एक इधर से फोर्स लगाइए, आप नोटिस करेंगे ये पेपर कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग के साथ मेरा कोऑपरेट करेंगे, ये पेपर कुछ इस तरह का हो जाएगा। यानी अब ये पेपर कुछ हाइट में उठ गया है। ठीक है, ये क्या डेवलप हो गया है, ये एक फोल्ड डेवलप हो गया है। तो फोल्ड माउंटेन कब डेवलप होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स आर डेवलप्ड बाय कंप्रेसिव फोर्सेस। ठीक है, वैसे ही कोई पूछने नहीं वाला है, लेकिन इतना तो हमें पता होना चाहिए, पीसीएस वगैरह में तो बहुत आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन्स कौन से फोर्सेस से डेवलप होते हैं, कंप्रेसिव। अपने सबसे बेस्ट एग्जांपल्स इसके हिमालयाज। एक टाइप होता है ब्लॉक माउंटेन्स का। अब ब्लॉक माउंटेन्स एग्जाम्पल हैं डाइवर्जेंस के, जैसे कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल है आपका फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एग्जाम्पल है डाइवर्जेंस का। ठीक है, और वहाँ पे कंप्रेसिव फोर्सेस थी, यहाँ पे कौन सी फोर्सेस होंगी, यहाँ पर लगेंगी आपकी टेंसाइल फोर्सेस। इसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन टुकड़ा था, इस पे एक फोर्स इधर लग जाए, एक फोर्स इधर लग जाए, तो फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, ये पोर्शन इधर गया, ये इधर गया। मान लीजिए यहाँ कभी 3 दोस्त रहा करते थे, ए, ये बी, ये सी। अभी ये तीनों क्या है, बराबरी पे। बट कभी जब ये फोर्स लगने की वजह से ये वाला पोर्शन तो यहीं रहा, ये यहीं रहा, ये वाला पोर्शन जो इन दोनों के फोर्सेस से टिका था अब ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, एक रिफ्ट वैली बना देगा। ये क्या बन गई, एक वैली बन गई, इसको कहेंगे रिफ्ट वैली। तो ए वाला पोर्शन तो यहाँ खड़ा है आपका, और बी वाला यहाँ खड़ा है, और सी वाला कहाँ पहुँच गया, यहाँ। अब ये अगर ऊपर देखेगा ए और बी को, तो इसे क्या लगेगा, ये दोनों हाइट पर है, इसको फील होगा कि ए और बी किस पे है, माउंटेन्स पे है। ठीक है, ये क्या फील करेगा कि ए और बी क्या है, माउंटेन है, क्योंकि ए और बी इससे हाइट पर हो गए, ये सरफेस हो गई, सरफेस से ज्यादा हाइट पर पहुंच गए ए और बी इसके रेस्पेक्ट में, तो इसे क्या लगेगा, ये दोनों माउंटेन्स पर है। तो ये ए और बी क्या बन गए, ब्लॉक माउंटेन्स, क्योंकि एक ब्लॉक जैसा आप देख सकते हैं, ये क्या बन रहा है, ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, तो इनको हम क्या कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स। तो सबसे मेन चीज क्या याद रखनी, ब्लॉक माउंटेन्स में डाइवर्जेंस से बनते हैं और टेंसाइल फोर्स से बनते हैं। और इंडिया में अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपको विंध्या एंड सतपुरा रेंज, ठीक है, विंध्या एंड सतपुरा रेंज इन इंडिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। आप इंडिया का मैप आज जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, 2 रेंजेस मिल जाएंगी। ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ जी, एक मिनट बस, ये तो इंडिया का मैप है। ठीक है, तो इसमें एक यहाँ कहीं आपको विंध्या रेंज मिलेगी और यहाँ कहीं सतपुरा रेंज मिलेगी। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं फोल्ड माउंटेन के। और इनके बीच में एक नदी भी मिलेगी आपको, नर्मदा रिवर। ठीक है, इनके बीच में एक नदी भी बहती हुई मिलेगी, नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे नर्मदा रिवर का, आप वो याद रखिएगा, ओरिजिन याद रखिएगा। नर्मदा रिवर का ओरिजिन क्या है, अमरकंटक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अमरकंटक, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्या सतपुरा रेंज ब्लॉक माउंटेन्स कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ये एक ब्लॉक हो गया, ये आपकी वही रिफ्ट वैली, एक ब्लॉक ये, तो ये कुछ किसके एग्जाम्पल हो गए, ये एग्जाम्पल हो गए ब्लॉक माउंटेन्स के। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन्स क्या है, जैसे यहाँ कभी वोल्केनो इरप्ट हुआ, इरप्ट होने के बाद कूल डाउन हो गया, फिर अगली बार कभी वोल्केनो इरप्ट हुआ, इरप्ट होने के बाद इस पे कूल डाउन हो गया, फिर कभी वोल्केनो इरप्ट हुआ, इरप्ट होने के बाद कूल डाउन हो गया, तो ये पूरी एक लेयर बन जाएगी। ये भी तो एक अपलिफ्टेड पोर्शन है, तो ये माउंटेन क्या कहलाएंगे, वोल्केनिक माउंटेन। एग्जाम्पल मोना लोआ इन हवाई, माउंट पोपा इन म्यांमार। इसके बाद ये है डाइसेक्टेड माउंटेन्स। वैसे तो ये कोई टाइप नहीं है, मेन टाइप तो वही है फोल्ड और ब्लॉक, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। डाइसेक्टेड माउंटेन्स यानी कि ये कभी बहुत हैवी बड़े से अमाउंट रहा करते थे, यानी ये कभी बहुत बड़े बड़े माउंटेन रहा करते थे, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ये पूरा विंड ने क्या करा, इतना एरिया इनका साफ कर दिया। ये विंड ने
इतना एरिया इनका तोड़ दिया, इरोड हो गया ये वाला पोर्शन। ये कभी बहुत हैवी माउंटेन्स होते थे। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया में आपको मिलेगा अरावली। ठीक है, जो अरावली रेंजेस हैं हमारी, वो कभी बहुत हैवी माउंटेन्स हुआ करते थे, बट आज देखेंगे कुछ इसी तरह के बचे हैं। लगता ही नहीं कुछ उनमें बचा है, जो कुछ भी बचा वो भी माइनिंग वाले उखाड़ के ले जाते हैं। तो अरावली भी इसके एग्जाम्पल है। पहले अरावली हिमालय से भी ऊंचे होते थे। और एग्जाम्पल देखने, नीलगिरीज देख लीजिए, कर्नाटका तमिलनाडु में मिल जाएगा। गिरनार ये आपको गुजरात में मिल जाएगा, गिरनार हाईएस्ट पीक है गुजरात की। ठीक है, और राजमहल हिल्स, ये राजमहल हिल्स आपको मिलेंगी वेस्ट बंगाल झारखंड साइड में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हो गए। अगर वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में याद रखिएगा, पूरी वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और ये कहाँ है? नेपाल तिब्बत वाले इलाके में। सेकंड हाईएस्ट K2, दुनिया की सेकंड हाईएस्ट इज K2, गॉडविन ऑस्टिन नाम है इसका। और ये भी इंडिया में मिलेगी बट POK वाले इलाके में, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये अगर मैप बनाएं, जैसे कि ये कुछ इस तरह से अगर हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो ये वाला हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का ये वाला इलाका जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, बट वो इंडिया का पार्ट है, तो उसे हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यहाँ पर मिलेगी, बट इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी? K2 हो जाएगी। जो इंडिया की हाईएस्ट है वो दुनिया की सेकंड हाईएस्ट है। फिर थर्ड आपको धौलागिरी मिलेगी नेपाल में, अन्नपूर्णा मिलेगी नेपाल में। ये सब आपको ग्रेट हिमालयाज में मिलेंगे। जे आपका जो इंडियन ज्योग्राफी में जब आप ग्रेट हिमालयाज देखेंगे तो ये सब किसके पार्ट है? ग्रेट हिमालयाज के, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ठीक है, बस यहाँ तक याद रखिए, मोर देन एनफ है। ठीक है, ये 3-4 याद रख लीजिए, काफ़ी है। इसके बाद और दुनिया में अगर हम देखें तो USA में आपको अलास्का है, यूरोप में अल्प्स है। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर एक मिनट, बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा मैं, बट फिर भी एक बार आप देख सकते हैं। USA में अलास्का है, यूरोप में अल्प्स है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज़ हैं, और साउथ अमेरिका के एंडीज़ हैं। तो ये सब कुछ नाम आप याद रख सकते हैं। इतना कर लेंगे तो मोर देन एनफ है। बाकी चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके फैक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, ये थोड़ा याद रखेंगे, हाईएस्ट पीक कौन सी, सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माउंटेन्स के बाद अगला पार्ट कौन सा आता है? प्लेट्यूज का। तो पहले माउंटेन्स में रिकॉल करिए हम कितने टाइप के माउंटेन्स पढ़ चुके हैं। तो माउंटेन्स हमने 4 टाइप्स के पढ़े हैं। सबसे पहले फोल्ड माउंटेन पढ़ा, ब्लॉक पढ़ा, ब्लॉक के बाद हमने कौन से पढ़े? वोल्केनिक माउंटेन पढ़े, वोल्केनिक के बाद में हमने कौन से माउंटेन पढ़े? रेजिडुअल माउंटेन पढ़े। 3-4 बार अगर आपने रिवीजन ढंग से कर लिया ना, फिर आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी दोबारा। ठीक है, इतने में आपका बहुत आराम से काम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं? देखिए, हमने क्या कहा था, अगर सरफेस से ऊपर उठी हुई कोई चीज़ है तो उसे हम माउंटेन कहेंगे, लेकिन उसे प्लेट्यू भी कहते हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, प्लेट्यू और माउंटेन में? सरफेस से ऊपर उठी हुई। तो प्लेट्यूज जो होते हैं वो आपका फ्लैट होते हैं। जैसे ये आपकी सरफेस है, इस सरफेस से हाइट पर है ये पोर्शन, लेकिन ये पोर्शन क्या वेरिएशन इन हाइट है? नहीं, ये पोर्शन बिल्कुल फ्लैट है। तो जो फ्लैट पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लेट्यू। और यही फ्लैट पोर्शन अगर इस तरह से होता तो ये क्या कहलाता? माउंटेन्स। तो अगर हाइट वेरी करे तो माउंटेन, और अगर हाइट वेरी ना करे, प्लेन हो, तो उसको क्या कहेंगे? प्लेट्यू कहेंगे। तो प्लेट्यू क्या है? फ्लैट टेबल लाइक अपलैंड एरियाज विद रफ टॉप सरफेस एंड स्टीप साइड वॉल्स। स्टीप का मतलब क्या होता है? सरफेस से ये जो इसका स्लोप है वो बहुत ज़्यादा सीधा है। ठीक है, ये याद रखिए, जितना स्टीप होगा कोई भी चीज़ उतना आपको चढ़ने में दिक्कत होगी। जैसे अगर मैं ये एक स्लोप ये है, ठीक है, और एक स्लोप ये है, तो आप खुद बताइए आपको चढ़ने में कहाँ ज़्यादा दिक्कत होगी? बी में ज़्यादा, ए है और बी में, आपको चढ़ने में बी में ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसका मतलब बी का स्लोप ज़्यादा स्टीप है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कितना स्टीपनेस है, यहाँ तो कोई भूल ही जाए चढ़ने का। ठीक है, तो ये स्टीपनेस इन स्लोप होती है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं दुनिया के, बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक अपना साउथ इंडिया का डक्कन प्लेट्यू और तिब्बतन प्लेट्यू, ये लार्जेस्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है? तिब्बतन प्लेट्यू। और अपना इंडिया में कौन सा प्लेट्यू पाया जाता है? डक्कन प्लेट्यू पाया जाता है।
और बाकी जो इंडिया के इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज है वो सब आपका इंडियन ज्योग्राफी में आपको मिल ही जाएंगे, बाकी दुनिया के प्लेट्यूज करने की आपको कोई खास ज़रूरत है नहीं। प्लेन्स पे आ जाइए। प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स जो होते हैं वो एलिवेटेड पोर्शन नहीं होते हैं, वो बिल्कुल कह सकते हैं लो लाइंग सरफेस पे हैं। जैसे ये माउंटेन है, ये उठा हुआ है, लेकिन ये कैसे हैं? ये बिल्कुल लो लाइंग सरफेस पे हैं, ये किसी भी ज़्यादा हाइट पर आपको नहीं मिलेंगे और फ्लैट भी मिलेंगे, ठीक है, फ्लैट भी हैं और लो लेवल पे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? आपका प्लेन्स। जैसे अगर मैं एक कैटेगराइज करूं माउंटेन्स और प्लेट्यू और प्लेन्स, तो ये टिक और क्रॉस से भी आप समझ सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं, दो चीज़ें देख लीजिए, एलिवेटेड कौन होता है? एलिवेटेड मतलब उठा हुआ और फ्लैट मतलब समतल। तो माउंटेन्स की अगर मैं बात करूं तो माउंटेन्स आपका एलिवेटेड है, नो डाउट, ठीक है। माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो ऊंचाई पर हैं, लेकिन क्या फ्लैट है? नहीं है। प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू एलिवेटेड भी है और फ्लैट भी है। प्लेन्स ना ही ये एलिवेटेड तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये फ्लैट है, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगराइजेशन होता है माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स में। कभी भी डिफरेंस लिखने को आ जाए तो ये टेबल याद रखिएगा, काम आएगी आपको। या फिर अगर कभी समझना हो क्या बेसिक डिफरेंस होता है माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स में, तो आप ये टेबल से समझ सकते हैं। माउंटेन्स एलिवेटेड होते हैं, फ्लैट नहीं। प्लेट्यू एलिवेटेड भी है, फ्लैट भी है। प्लेन्स एलिवेटेड नहीं है बट फ्लैट है। तो इंडिया में प्लेन्स कहाँ मिलेंगे? अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में प्लेन्स कहाँ मिलेंगे? हर जगह, मतलब ये आपको इंडिया के कहाँ कह सकते हैं, नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे। वैसे ये पोर्शन आपका इंडियन ज्योग्राफी का है, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, और ये आसाम में भी आपका ये सारा क्या है? ये आपका फ्लैट पोर्शन है, प्लेन पोर्शन है। चलिए, तो ये कुछ फिजिकल फीचर्स हो गए, लैंडफॉर्म्स इन इंडिया हो गए। अब इसके बाद अगली जो हम बात करेंगे वो इंडिया के एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। यानी अभी तक जो हम सारी बात कर रहे थे वो इंडिया की सरफेस की बात कर रहे थे, सॉरी, वर्ल्ड की सरफेस की। जैसे अगर ये ग्लोब है हमारा और ये मैं पौधा लगा दूं, तो या तो हम इसके अंदर जाके बात कर रहे थे क्रस्ट मेंटल कोर, या फिर हम इस सरफेस में माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, इन सब की बात कर रहे थे। अब जो हम बात करेंगे वो थोड़ा सा ऊपर उठ के बात करेंगे। उठ के कैसे बात करेंगे? अब हम बात करेंगे ऊपर उठ के एटमॉस्फेयर की, ठीक है। अब हम ऊपर उठ के किसकी बात करेंगे? एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। यानी जो हमारे ऊपर की हवा है वो क्या है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर कुछ नहीं है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो हमारे अराउंड घूमती रहती हैं। हमारे अराउंड क्या है? काफ़ी सारी गैसेस घूमती रहती हैं। जैसे अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में बात करें, सबसे ज़्यादा हमें नाइट्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, आर्गन मिलता है। ये सारी क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं। तो ये सारा कुछ मिला दें, अगर जितनी भी गैसेस वगैरह हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रही हैं, तो वो सब मिलके क्या बनेगा? एक एटमॉस्फेयर बनेगा। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं, अगर उसे ट्रिकी क्वेश्चन कभी बनाना हुआ ना तो यही पूछ लेगा। जैसे ये तो सबको पता होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, लेकिन थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे लोगों को लगता है कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं, थर्ड नंबर पे आर्गन है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये कभी भी अच्छे वाले एग्जाम में ना आपको बहुत अच्छे से फंसाएगा वो, ठीक है। तो ये आर्गन जो है वो थर्ड नंबर पे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड फोर्थ नंबर पे आता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक जानकारी है, बहुत कम लोगों को पता होती है, पता भी होती तो भूल जाते हैं एग्जाम तक आते आते, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन तक तो सबका सही चलता है, बट थर्ड नंबर पे कंफ्यूजन होती है। तो याद रखेंगे, थर्ड नंबर पे आर्गन है, फोर्थ नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एटमॉस्फेयर के बहुत काम है, ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैलता है, कई सारी हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है, हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है, बहुत सारे काम हैं। तो ये सारे काम हमें पता चलेगा जब हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें, ये अर्थ है ये पूरा थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। तो ये एटमॉस्फेयर क्या यहाँ और यहाँ सब सेम होगा? नहीं। ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर क्या आपको सेम फीचर्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, यहाँ वेरिएशन मिलेगा। इसीलिए हमने वेरिएशन के हिसाब से क्या करा? अलग अलग लेयर्स बना दी।
एक ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर आइनोस्फियर। इस तरह से हमने क्या करा, अलग अलग लेयर्स बना दी ताकि हम पूरे एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो हमारा अब अगला ज़िंदगी का एक ही मकसद है, अब हमें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ना है। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में अगर हम ये बात करें, सबसे पहले आपको मिलेगी ट्रोपोस्फियर, फिर आपको मिलेगी स्ट्रेटोस्फियर, फिर आपको मिलेगी मीजोस्फियर, ठीक है, फिर आपको मिलेगी थर्मोस्फियर। ये एक्सोस्फियर इसी का पार्ट है, थर्मोस्फियर का, ठीक है। थर्मोस्फियर के दो पार्ट हैं, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो वन बाय वन एक एक लेयर करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे ट्रोपोस्फियर की, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ट्रोपोस्फियर की बात करेंगे। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, देखिए हर लेयर की कुछ खास बात है, उसी खास बात के लिए वो लेयर जानी जाती है। जैसे ट्रोपोस्फियर में आपको जितने भी ऑल वेदर चेंजेस है, ठीक है, ऑल वेदर क्लाइमेट चेंजेस, वेदर की स्पेलिंग गलत होगी, वो सब आपको कहाँ मिलेंगे, वो सब आपको मिलेंगे ट्रोपोस्फियर में मिलेंगे, ठीक है। पूरा आपको जो विंड सिस्टम है जो विंड्स वगैरह हम देखते हैं वो कहाँ मिलेंगी, ट्रोपोस्फियर में मिलेंगी। और एक और ख़ास बात, जैसे ये आपकी अर्थ है, अर्थ से आप थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है, तो यहाँ तक आपकी ट्रोपोस्फियर रहेगी, ठीक है, यहाँ तक आपकी ट्रोपोस्फियर रहेगी। तो यहाँ तक एक बात याद रखिएगा कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी आपका टेम्परेचर घटने लगेगा, ठीक है। हाइट बढ़ने पे ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, टेम्परेचर घटने लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है। जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में आप देखेंगे हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपका घटने लगेगा। क्यों घटने लगेगा और एक चीज, क्यों वाली बात हम आगे डिस्कस करेंगे, क्यों घटने लगेगा। एक चीज और याद रखेंगे कि जो इसकी हाँ, ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाई स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट्स। ये क्या लिख दिया, ठीक है, ऐसे समझिए। ये कह रहा है, ये मान लीजिए सरफेस है, ये इक्वेटर वाला पोर्शन है, ये कहीं नॉर्थ पोल है, ये कहीं साउथ पोल है, ठीक है, ये इस तरह से हमने फ्लैट बना दिया है। तो जो हाइट है ट्रोपोस्फियर की वो इक्वेटर पे मैक्सिमम होगी और पोल्स पे कम होगी, ठीक है। ये कह रहा है कि जो ट्रोपोस्फियर की हाइट है वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगी और पोल्स पे सबसे कम होगी। ऐसा क्यों, तो ऐसा सिंपल सा रीज़न है कि जैसे जब सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट मैक्सिमम कहाँ पड़ेगी, सनलाइट मैक्सिमम इक्वेटर पे पड़ेगी, तो एयर कहाँ की सबसे ज़्यादा ऊपर उठेगी, तो एयर सबसे ज़्यादा, क्योंकि जितना सनलाइट पड़ेगी उतना इवेपोरेशन होगा और उतनी तेज़ी से वहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऊपर इवेपोरेट होकर वेपर बन के निकल जाएंगे। तो इक्वेटर पे ज़्यादा आपका गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ की वाटर वेपर ज़्यादा दूर तक चली जाती है, ठीक है, और यहाँ पर कम गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ की जो वाटर वेपर है बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है। तो इसीलिए सिंपल रीज़न है आपका इक्वेटर पर हाइट क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उसकी वजह से ये जो आपका गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से ये आपका जो लेयर है वो ऊपर की तरफ जाने। तो मेन रीज़न हमने देख लिया, ऊपर आपका इक्वेटर पे ज़्यादा जाने का हाइट रीज़न क्या है कि यहाँ से वेपर ज़्यादा उठ के ऊपर जाएगा कंपेयर टू पोल्स, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, मेन चीज़ें याद रखनी, इक्वेटर पे हाईएस्ट होता है, पोल्स पे कम हाईएस्ट होता है। बाकी ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लेयर्स पूछेगा तो या तो सीक्वेंस पूछ लेगा या स्ट्रेटोस्फियर से पूछेगा, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे क्या सवाल आता है स्ट्रेटोस्फियर से। तो जो भी जानकारी थी कि हमने क्या क्या देखा, जितने भी क्लाइमेटिक वेदर चेंजेस हैं वो इसी लेयर में हो रहे हैं, विंड सिस्टम इसी लेयर में बन रहा है, डस्ट पार्टिकल्स वाटर वेपर सब इस लेयर्स में मिलेंगे, और ये कैसी लेयर है, लोअर मोस्ट लेयर है। अब इसके बाद आप खुद सोचिए, ये नेचर है, ये कोई इंसानों की बनाई हुई कॉलोनी तो है नहीं कि जैसे यहाँ पर इंडिया है यहाँ पाकिस्तान है, एक शार्प बाउंड्री बना दी कि आप बिल्कुल एक कदम आगे बढ़े तो पाकिस्तान में पहुँच गए। नेचर तो ऐसा रूल फॉलो नहीं करती है। तो नेचर में क्या होता है, जैसे अगर एक लेयर हमने बात कर ली ट्रोपोस्फियर,
ठीक है, एक लेयर हमने बात कर ली ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर के बाद अगली जो लेयर आएगी, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा हो कि जो स्ट्रेटोस्फियर अगली लेयर है वो बिल्कुल एक शार्प बाउंड्री उसके जस्ट बाद स्ट्रेटोस्फियर में शुरू हो जाए। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप ऊपर जा रहे हैं, पता चला आपका जो सर है वो स्ट्रेटोस्फियर में और जो धड़ है वो ट्रोपोस्फियर में, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो जो भी लेयर हैं वो अपनी प्रॉपर्टी धीरे धीरे चेंज करती हैं। तो जब लेयर ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर की तरफ जाती है तो इनके बीच में एक बफर रीजन आता है, और इस रीजन में ये लेयर अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर रही होती है। और इस लेयर में प्रॉपर्टीज की हम बात भी नहीं करते क्योंकि अभी वेरिएशन चल रहा है, ट्रोपोस्फियर से हम स्ट्रेटोस्फियर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनके बीच में जो बफर रीजन होता है उसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। पॉज का मतलब क्या होता है? रोक देना, ठीक है, पॉज का मतलब रोक देना। और ट्रोपो वाली लेयर यहाँ पे रुक गई तो हमने क्या कह दिया? ट्रोपोपॉज। ट्रोपो वाली लेयर रुक गई तो हमने क्या कह दिया? ट्रोपोपॉज। अब इसके बाद जो अगली लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। तो अगली हेडिंग लगाएंगे स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर क्या है? ट्रोपोपॉज के ऊपर मिलेगी। और इसमें एक ही खास बात है कि ट्रोपोस्फियर में आप स्ट्रेटोस्फियर में आपको ओजोन लेयर मिलेगी। ओजोन लेयर, ओजोन का ये फॉर्मूला होता है O3। O3 दिख जाए मतलब ये ओजोन की बात कर रहा है। ओजोन लेयर का काम क्या है? इट एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन से हमें ये बचाती है। और एक और बात कि जैसे हमने ट्रोपोस्फियर में देखा था हाइट बढ़ाने पे टेम्परेचर घट रहा था, बट यहाँ पे आप स्ट्रेटोस्फियर में जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये जो वेरिएशन है ना ये अल्टरनेट चलेगा, अभी आप देखिएगा। मतलब जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाएंगे टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा इन स्ट्रेटोस्फियर में, ये बात याद रखनी है। ट्रोपोस्फियर में घट रहा था, स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ेगा। और यही सवाल जनरली आता है कि स्ट्रेटोस्फियर में कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फियर में आपको ओजोन लेयर मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर आते आते जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही रेरिफाइड हो जाता है। रेरिफाइड का मतलब है कि बहुत नेग्लिजिबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नेग्लिजिबल एयर मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। मतलब अब आपका बिल्कुल जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। जो बिल्कुल मैक्सिमम मिलेगा वो ट्रोपोस्फियर में मिलेगा, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर मिलेगी, और मीजोस्फियर आते आते सब नेग्लिजिबल एयर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो हमने ट्रोपोस्फियर की बात कर ली। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में एक लेयर थी जिसको हमने क्या कहा था? ट्रोपोपॉज, ठीक है। ट्रोपोस्फियर की बात कर ली, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में हमने बात करी ट्रोपोपॉज। फिर इसी तरह से जब आप स्ट्रेटोस्फियर से मीजोस्फियर की तरफ जाएंगे तो बीच में एक और लेयर आपको मिलेगी, उसको हम कहेंगे स्ट्रेटोपॉज, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेटोपॉज। और इसके ऊपर कौन सी लेयर मिलेगी? मीजोस्फियर। मीजोस्फियर में क्या हो रहा है? आपका रेरिफाइड मामला है, रेरिफाइड एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। या और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जब आपका हमने बात करी थी मिटियोर है। मिटियोर क्या कहते हैं? जो एस्टेरॉइड का टूटा हुआ टुकड़ा अर्थ की तरफ आता है, तो जब वो अर्थ की तरफ आता है तो हीट की वजह से वो बर्न होने लगता है। तो जो बर्निंग होती है वो भी इसी लेयर में स्टार्ट होती है, ठीक है। जो मीटियोर की बर्निंग होती है वो भी किस लेयर में होगी? मीजोस्फीयर में। ये बहुत पहले पूछा जाता था, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। तो मीटियोर की बर्निंग आपको कहाँ मिलेगी? मीजोस्फीयर में मिलेगी। और इसकी एक और ख़ास बात होती है, ये कूलेस्ट लेयर होती है। ये जितनी भी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं इन सब में कूलेस्ट लेयर कौन सी है? मीजोस्फीयर। ट्रोपोस्फियर में हमने देखा था हाइट बढ़ाने पे टेम्परेचर घट रहा है, स्ट्रेटोस्फियर में हमने देखा था हाइट बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और मीजोस्फीयर में हम देखेंगे हाइट बढ़ाने पे टेम्परेचर फिर घटने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मीजोस्फीयर। और मीजोस्फीयर के ऊपर वही अगली लेयर आपकी थर्मोस्फीयर आती है, या कह सकते हैं आइनोस्फीयर आती है, बट उससे पहले यहाँ बीच में एक पोर्शन पड़ेगा मीजोपॉज, ठीक है। कौन सा रीजन पड़ेगा? मीजोपॉज। अब एक बार अच्छे से देख लेते हैं कौन कौन सी लेयर है। ये सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सरफेस से ऊपर गए तो ये कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फियर, ठीक है। और ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक लेयर है, इसका हमने क्या नाम दिया? इसको हम नाम देंगे ट्रोपोपॉज। फिर इससे ऊपर और हम आगे बढ़े, फिर हमें जो लेयर मिल रही है उसको हमने नाम दिया
स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आपको फिर वही एक छोटी सी लेयर मिलेगी, उसको हमने क्या नाम दिया, इसके ऊपर एक वही बफर रीजन मिलेगा, इसको हमने नाम दिया स्ट्रेटोपॉज। फिर वही स्ट्रेटोपॉज के ऊपर आगे बढ़ेंगे तो एक लेयर मिलेगी, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया मीजोस्फेयर, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ऊंची होगी, अभी और भी लेयर बनानी है। तो ये आपकी कुछ मीजोस्फेयर है। अब मीजोस्फेयर से थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो यहाँ पर एक बीच में बफर जोन मिलेगा, उस बफर जोन को हम क्या कहेंगे, मीजोपॉज। और इस मीजोपॉज से आप ऊपर बढ़ेंगे तो अब जो हमें लेयर मिलेगी वो मिलेगी, ठीक है, अब जो हमें लेयर मिलेगी वो मिलेगी आइनोस्फीयर की, ठीक है, आइनोस्फीयर। फिर उसके बाद अगली लेयर जो हमें मिलेगी वो मिलेगी एक्सोस्फीयर की। और इन दोनों को अगर हम मिला दें, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर को अगर हम मिला दें तो हम कह सकते हैं हमारी थर्मोस्फीयर तैयार है। आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर को आप मिला दीजिए तो आप क्या कह सकते हैं कि थर्मोस्फीयर हमें लेयर मिल रही है, ठीक है। तो कौन कौन सी लेयर हो गई, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के ही दो पार्ट होते हैं, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ये कंफ्यूज करता है, कहीं आइनो लिखा, कहीं एक्सो, कहीं थर्मो। तो क्लियर है कि आइनो और एक्सो किसका पार्ट मिलके बनेंगे, थर्मो का। तो ट्रोपोस्फीयर में हम बात करते हुए आ चुके हैं। ट्रोपोस्फीयर में हमने क्या बात करी थी कि हाइट बढ़ाने से टेम्परेचर आपका घटेगा। फिर जितने भी हमने कहा था क्लाइमेट और वेदर चेंजेस है वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो इसी ट्रोपोस्फीयर में मिलेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या था, हाइट बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा और आपका यहाँ क्या मिलेगा, ओजोन लेयर मिलेगी। मीजोस्फीयर में हमने क्या कहा था, हाइट बढ़ाने पे इसमें आपका टेम्परेचर घटेगा। और इसको हमने क्या कहा था, इसमें भी दो तीन बातें करी थी कि कोल्डेस्ट लेयर है ये, ठीक है, और रेरिफाइड है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर नेग्लिजिबल है। और हमने कहा था इसमें आपको ओ सब चला गया, और उसमें हमने कहा था कि आपका मीटियोर बर्निंग होगी, ठीक है। तो ये मीजोस्फीयर तक की बात थी, कोई बात नहीं। अब हम अगली बात करेंगे आइनोस्फीयर की, ठीक है। ये देखिए आइनोस्फीयर में क्या है, जैसे ये आपकी एक मीजोपॉज था, ये मान लेते हैं ये था, ये मान लेते हैं ये था आपका मीजोस्फीयर के बाद मीजोपॉज। मीजोपॉज के बाद जो अगली लेयर है वो है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर में क्या याद रखेंगे, जितना भी आपको रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन होता है। जैसे अगर ये सरफेस ऑफ द अर्थ है तो यहाँ से कोई भी लेयर जाएगी, अब ऊपर क्या है, मॉलिक्यूल्स तो बचे नहीं, तो अब आयंस मिलना शुरू हो जाएंगे। आयंस क्या होते हैं, वही प्लस माइनस चार्ज, ये मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी रेडियो वेव का सिग्नल है अर्थ से जाएगा तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगा, इसी आइनोस्फीयर से, ठीक है। तो रेडियो वेव्स के सिग्नल कहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं, आइनोस्फीयर से होते हैं। और आइनोस्फीयर में क्या होगा, हाइट बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों, हाइट, यहाँ पे मीजोस्फीयर में क्या हो रहा था, टेम्परेचर घट रहा था, तो आइनोस्फीयर में क्या होगा, हाइट बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। फिर इसके बाद जो अगली लेयर आपको एक्सोस्फीयर मिलने वाली है ना, तो एक्सोस्फीयर में तो आप कह सकते हैं आपको बिल्कुल ये कनेक्ट कर देगी, कनेक्ट टू स्पेस। ये अब आपका एक्सोस्फीयर से आपको स्पेस का कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। एक्सोस्फीयर से आप किससे कनेक्ट हो जाएंगे, स्पेस से कनेक्ट हो जाएंगे। आइनोस्फीयर तक का ठीक था, फिर आइनोस्फीयर के बाद क्या आ गया, एक्सोस्फीयर आ गया। एक्सोस्फीयर आते आते आप किससे कनेक्ट हो गए, आप स्पेस से कनेक्ट हो गए। फिर ये कह सकते हैं एक्सोस्फीयर की कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि एक्सोस्फीयर में चलते चलते आपको पता नहीं चलेगा कब हम स्पेस में आ गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है, इसमें भी वही सेम हाइट बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक्सोस्फीयर में भी हाइट बढ़ाने पर आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और ये दोनों लेयर मिला देंगे तो ये किसका पार्ट है, तो ये दोनों आपका पार्ट है थर्मोस्फीयर का, ठीक है। तो ये दोनों लेयर आपका किसका पार्ट बनेगी, ये दोनों लेयर्स आपका पार्ट बनेगी थर्मोस्फीयर का, ये बात याद रखनी है। तो
उम्मीद है अब अपने को क्लियर हो गई हैं सारी लेयर्स। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं लास्ट में। जैसे सबसे पहले कौन सी थी, ट्रोपो और इनके बीच में ये क्या था, ये ट्रोपोपॉज, ऐसे लिख दिया मैंने, ट्रीपॉज। फिर ये कौन सी लेयर है, स्ट्रेटो। फिर ये कौन सा हो गया, ये स्ट्रेटोपॉज हो गया, ठीक है। फिर अगली लेयर कौन सी है, अगली लेयर है आपकी मीज़ो, और मीज़ो के बाद ये बन जाएगा आपका मीज़ोपॉज। फिर इसके बाद अगली लेयर अपनी आइनोस्फीयर, ठीक है। आइनोस्फीयर के बाद ऊपर हो गई एक्सोस्फीयर, और ये दोनों किसका पार्ट बन गए, ये दोनों पार्ट बन गए थर्मोस्फीयर का। तो ये हमारी कुछ लेयर थी। ट्रोपोस्फीयर में हाइट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में हाइट बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा, मीज़ोस्फीयर में हाइट बढ़ रहा है टेम्परेचर घटेगा, और इन दोनों में वही सेम हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसमें भी हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन होता है। ट्रोपो में हमने देखा था वेदर और क्लाइमेटिक चेंजेस, स्ट्रेटो में ओजोन लेयर डिप्लीशन, मीज़ो में कोल्डेस्ट लेयर, आइनो में रेडियो वेव रिफ्लेक्शन, और एक्सो जो आपको कनेक्ट कर दे स्पेस से। प्लस एक और चीज़ बचती है कि एरोप्लेन कहाँ उड़ाने चाहिए, तो एरोप्लेन आपको मिलेंगे ट्रोपोपॉज में, ठीक है। एरोप्लेन आपको ट्रोपोस्फीयर में भी मिल सकते हैं और ट्रोपोपॉज में भी मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। इसका शायद ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। ये एरोप्लेन आपको ट्रोपोस्फीयर और कह सकते हैं कि ओजोन ट्रोपोपॉज, इन लेयर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, पिक्चर है, जो कि बताता है कि आपका जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है, पहले ट्रोपोस्फीयर में क्या हुआ, टेम्परेचर घटा, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रोपोपॉज तक कांस्टेंट रखेंगे टेम्परेचर, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। फिर क्योंकि जो पॉज वाली रीजन है उसमें हम बात ही नहीं करते क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि बफर जोन है। फिर स्ट्रेटोस्फीयर आती है हाइट बढ़ने से, इधर साइड आपका हाइट है, ये हाइट बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। इधर स्ट्रेटोस्फीयर में आती है हाइट बढ़ने से आपका टेम्परेचर बढ़ने लगा, फिर स्ट्रेटोपॉज में कांस्टेंट। फिर मीज़ोस्फीयर में आती है हाइट बढ़ने से टेम्परेचर घटने लगा, फिर मीज़ोपॉज में आके कांस्टेंट। फिर थर्मोस्फीयर में हाइट बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपका आज हम लोगों ने बेसिक बात करी। आपका एक तो लैंडफॉर्म्स की बात करी, आज शायद थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया हो, लैंडफॉर्म्स की बात करी, और दूसरा लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करी, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं पूछे जाने के वो स्ट्रेटोस्फीयर के हैं, कि स्ट्रेटोस्फीयर में कहाँ क्या मिलता है, ओजोन लेयर मिलती है। या तो ये पूछेगा कि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या मिलता है, ओजोन लेयर, या पूछेगा ओजोन लेयर कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। तो उस तरह के सवालों के लिए आप तैयार हैं। जितने भी इनसे सवाल बन सकते हैं इन लेयर से रिगार्डिंग वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, रिकॉल करेगा, होपफुली आपके लिए बढ़िया टॉपिक निकल के जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज का लेक्चर फिर यहीं समाप्त करते हैं, बाकी की जानकारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।